हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार और दोस्तों आज हम स्टार्टिंग कराने जा रहे हैं आपको भारतीय समाज। जी हां दोस्तों, इंडियन सोसाइटी ये आपका जीएस फर्स्ट में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कम से कम मेंस के अंदर 75 से 80 नंबर का वेटेज रखता है। तो आपको इस सब्जेक्ट को कवर करना बेहद जरूरी है क्योंकि आप इतिहास को कवर करने के लिए केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने के लिए 850 पेजों की किताब पढ़ने के लिए तैयार है स्पेक्ट्रम, लेकिन आप इस विषय को इग्नोर करते हैं जो कि 70 से 80 नंबर के बीच में का, मतलब इतने मार्क्स मेंस के अंदर इसमें लाए जा सकते हैं और इतने नंबर के इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज इसी सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करते हैं। तो ये वीडियो का पार्ट सेकंड है, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए। क्यों? क्योंकि उसमें हमने आपको इंडियन सोसाइटी का अकॉर्डिंग टू यूपीएससी क्या क्या सिलेबस दे रखा है वो पूरा का पूरा डिस्कस किया है। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं भारतीय समाज यानी कि इंडियन सोसाइटी। आखिर ये समाज शब्द होता क्या है? तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझेंगे, आखिर की ये जो समाज है वो क्या है। तो समाज जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। जी हां, अगर हम समाज को देखें तो हम दो तरीके से देखेंगे कि हमारे भारतीय समाज के अंदर जो समाज शब्द है वो संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। संस्कृत भाषा में दो शब्द हैं, एक है आप मतलब इस समाज को आप टुकड़े करो तो एक है हमारा सम और एक है हमारा अज। तो सम का मतलब होता है हमारा एक साथ, अज का मतलब होता है रहना, यानी कि जब एक साथ लोग रहते हैं समूह में तो उसे हमारा समाज कहते हैं। लेकिन क्या दोस्तों आपको लगता है कि क्या एक झुंड में रहने से, एक साथ रहने से क्या आपको लगता है कि वो समाज हो जाएगा? क्योंकि झुंड में तो मुन्ना सूअर भी रहते हैं, क्या सूअर को समाज मान लिया जाए? क्या जो जानवर है उनको समाज मान लिया जाए? जानवर भी तो समूह में रहते हैं। तो फिर समाज की एक्चुअल में डेफिनेशन होनी क्या चाहिए ये समझाएंगे। लेकिन ये बताइए क्या समाज का संस्कृत में अर्थ क्या होता है? या संस्कृत भाषा से दो शब्द निकले हैं, सम प्लस अज, जिसका अर्थ है एक साथ रहना। अब बात कर लेते हैं कि एक वर्ड और है सोसाइटी। सोसाइटी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हमारा संगति या फिर मंडली, यानी कि मंडली के अंदर रहना, एक मंडली के अंदर रहना फिर या फिर एक संगति के अंतर्गत रहना। तो इस तरीके से आपके दोनों शब्दों का मीनिंग हो जाता है, एक तो संस्कृत का अर्थ हमने बताया और एक हमने बताया लैटिन भाषा से आपका अर्थ किसका, इंडियन सोसाइटी का। और आपका भारतीय ये जो समाज है, यह समाज शब्द सोसाइटी वर्ड जो निकला है, क्या इतनी बातें क्लियर हो पा रही हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो हम एक बार फिर आपको बता देते हैं कि जो समाज है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अज। ये संस्कृत भाषा से लिए गए हैं जिसका अर्थ होता है एक साथ निवास करना, यानी कि संस्कृत भाषा के सम और अज का अर्थ ही हमारा एक साथ निवास करना, यही हमारा समाज है। समाज इंग्लिश के सोसाइटी वर्ड लैटिन भाषा से निकला है जिसका मतलब होता है हमारा क्या, या तो संगति या फिर मंडली, यानी कि एक ग्रुप में लोगों को रहना, इसे हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। लेकिन अब समाज की थोड़ी सी परिभाषा को समझ लीजिए, इसलिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर मतलब जानवर भी समूह में रहते हैं लेकिन उनको हम समाज नहीं कह सकते हैं। व्यक्तियों को समाज या लोगों के समाज को समाज कब कहा जाएगा? तो इसकी परिभाषा, एक अच्छी सी परिभाषा देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि आखिर समाज किसे कहते हैं। तो लोगों का एक ऐसा समूह जो एक दूसरे से अंतर संबंधित है। जी हां, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय या फिर धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भाषा के साथ साथ व्यापार के माध्यम से। ये क्या है, समाज में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर एक पृष्ठभूमि में, एक जमीन या क्षेत्र के ऊपर रहने वाले लोग जब तक आपस में इंटर रिलेटेड ना करेंगे, जब तक वो आपस में संबंधित नहीं है, तब तक वह समाज नहीं कहलाएगा। तो लोगों का एक ऐसा समूह जो एक दूसरे से अंतर संबंध रखते हैं, साथ ही निश्चित क्षेत्रफल, परंपरा, संस्कृतियां और समन्वय की भावना, नियम, मूल्य तथा प्रतिस्पर्धा से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे हम समाज कहते हैं। तो समाज के लिए अनिवार्य शर्तें क्या हैं वो अभी मैं बताने वाला हूं, लेकिन आप समाज की परिभाषा देख लीजिएगा। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक साथ ग्रुप में कोई भी रह रहा है तो वो समाज कहलाएगा। समाज के लिए व्यक्तियों का आपस में परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होना या फिर एक दूसरे से जुड़ाव रखना
अनिवार्य है। इसीलिए समाज की परिभाषा को आप ध्यान से समझ लेना। ऐसा क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग लिखने जाएंगे ना, तो कई सारे सवाल आपके समाज के अर्थ के बेस पर ही पूछे जाते हैं। अगर आपको समाज का अर्थ ही नहीं पता तो उनके सवाल के जवाब आप कैसे लिख पाओगे? तो समझ रहे हो? तो समाज का अर्थ और परिभाषा ये होती है, लेकिन किसी भी समाज को समाज कहने के आधार और शर्तें आखिर है क्या क्या? यानी कि किसी समाज को हम समाज कब कह सकते हैं? यानी कि जब उसमें परिवारों का समूह होगा। यानी कि एक समाज हम कब कहेंगे? जब उसमें विभिन्न प्रकार के परिवार रहते हैं, निवास करते हैं और वो आपस में क्या है? संबंध। तो पहली शर्त, किसी भी समाज के अंदर परिवारों का समूह पाया जाता है। दूसरी बात देखें तो ये परस्पर संबंधित होते हैं, इनका आपस में किसी ना किसी माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ाव होता है, इंटरलिंक होता है। तीसरा, नियंत्रित। जी हां दोस्तों, एक दूसरे से पूरा का पूरा जो समाज है वो नियंत्रित है। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए कि अगर आपके समाज में मैं एक दूध वाले व्यक्ति को खत्म कर दूं तो क्या आप चाय बना पाएंगे? आपको दूध कहां से मिलेगा? और एक बात बताइए कि अगर आप किसी दूध वाले व्यक्ति का दूध ना लें, ना खरीदें, तो फिर उसका परिवार कैसे चलेगा? आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब यह है कि समाज एक दूसरे से परस्पर संबंधित होता है और एक दूसरे के द्वारा वह नियंत्रित भी किया जाता है, नियमों के माध्यम से और साथ ही आपसी संबंधों के माध्यम से। इसमें परंपराएं होती हैं। हम परंपरा होता क्या है इसका भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ऐसे समझिए कि जब कोई भी समाज में ऐसे नियम जो बिना शर्त, बिना नैतिक, आप ऐसे कह सकते हैं कि जो समाज में जितने भी हमारे नियम फॉलो किए जा रहे हैं, या कोई एक ऐसी चीज जो काफी लंबे समय से फॉलो की जा रही है, लेकिन लोग उसके प्रति ना तो तर्क या अतर्क, चाहे वो तर्कशील नहीं है, समझ रहे हो आप, चाहे वो संगत है या असंगत है, लेकिन फिर भी बिना किसी भी चीज के मतलब इंक्वायरी किए हुए उसको माने चले जा रहे हैं। यानी कि हम बिना सोचे ये सोच रहे हैं कि ये संगत है या फिर असंगत है, ये सही है या गलत है, बिना ऐसे सवाल खड़े किए जब ऐसी चीजों को हम फॉलो करने लग जाते हैं और लंबे अरसे से ऐसी परंपराओं को हम नियमों को फॉलो करते आ रहे हैं, तो वह नियम परंपरा का रूप धारण कर लेते हैं। तो परंपरा क्या है? ऐसे नियम जिनको हम काफी लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हैं, जिनमें हम कभी सवाल नहीं उठाते हैं, गलत है या सही है, संगत है या असंगत है, उचित या अनुचित का भी हम सवाल नहीं पूछते हैं। बिना सवाल किए ऐसे नियमों को फॉलो करना काफी लंबे अरसे से परंपरा बन जाता है या परंपरा कहलाता है। ऐसे ही निर्भरता, हम एक दूसरे पर किसी ना किसी चीज के लिए आश्रित हैं, निर्भर हैं। तो समाज होने के लिए निर्भरता भी एक दूसरे पर अनिवार्य शर्त है। एक है आपका सहयोग। समाज में जब एक व्यक्ति रहता है ना, तो एक दूसरे का सहयोग करना भी जरूरी है, क्योंकि सामाजिक प्राणी तभी होगे जब आप एक दूसरे का सहयोग करोगे। आगे अगर हम बात करें तो अधिकार। जी हां, अगर कोई समाज है तो समाज में मान्यताएं और अधिकार होती हैं, है ना। अगर मान्यताएं और अधिकार ना हो तो ऐसे समाज का कोई फायदा नहीं है। हमारे समाज में शांति तत्व भी पाया जाना जरूरी है, यानी कि अगर एक समाज है तो वहां पर शांति व्यवस्था भी कायम होनी चाहिए। अगर एक और बात करें हमारा क्या, निरंतरता और सतत। एक समाज जो होता है वो निरंतर विकास करता हुआ चलता रहता है, ऐसे नहीं कि वह खत्म हो जाएगा। तो समाज में निरंतरता का भी गुण होता है, उसका अस्तित्व निरंतर बना रहेगा, सतत बना रहेगा हमेशा तक के लिए। आगे अगर हम बात करेंगे तो समाज में कुछ नीति और कुछ नियम भी होते हैं जिनको सभी मनुष्यों को फॉलो करना होता है, मानना होता है। साथ ही हम देखें तो मूल्य, हमारे मूल्य भी होते हैं, ठीक है ना। और हमारा क्षेत्रफल, एक निश्चित क्षेत्रफल भी, यानी कि समाज में रहने वाला व्यक्ति किसी निश्चित क्षेत्रफल के अंतर्गत रहता है और उसकी एक निश्चित जनसंख्या भी होती है। तो ये शर्त है हमारी सारी की सारी समाज होने के लिए। अगर ये शर्तें नहीं हैं तो फिर वह आप उसको समाज नहीं कह सकते। समाज मतलब एक ऐसा ग्रुप जो साथ में रहता है लेकिन उसको वो निरंतरता नहीं है, एक दूसरे पे आपसी निर्भरता नहीं है, सहयोग नहीं है। जैसे कि बंजारों का समुदाय हो सकता है लेकिन बंजारों का समाज नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक जगह पर कभी रुककर रहते ही नहीं है। इसीलिए बंजारे वाले जो समुदाय हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार भटकते रहते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि वह एक निश्चित क्षेत्रफल, जनसंख्या, मूल्य, नियम आदि से एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, तभी वह समाज कहलाएगा। समाज के लिए यह अनिवार्य शर्त है, अदरवाइज तो आपको पता नहीं है। अरस्तु महोदय थे, उन्होंने समाज के विषय में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति समाज में नहीं रहता है, इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो या तो वह देवता है या फिर वह
जानवर है, यानी कि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। पर अगर किसी व्यक्ति को आपसी निर्भरता की या ऐसे समाज में जुड़ाव की आवश्यकता नहीं है या किसी समाज की आवश्यकता नहीं है, तो या तो वह देवता हो सकता है या फिर वह जानवर हो सकता है। यह अरस्तु महोदय का कथन था। चलिए पांचवा टॉपिक हम देखते हैं, मतलब इसमें पांचों पॉइंट देखते हैं। सामाजिक, ये हमारा परिचय वाला टॉपिक है, इस बात को प्लीज ध्यान रखिएगा। ये अभी हम क्या करवा रहे हैं आपको, ये केवल सामाजिक, जी हाँ, भारतीय समाज का आपको परिचय करवाया जा रहा है ताकि इसमें आपको काफी सारी चीजें पता चल सके। तो देखिए, समाज की उत्पत्ति और आवश्यकता, आखिर किसी समाज की मनुष्य को आवश्यकता क्यों है, आखिर किसकी उत्पत्ति हुई क्यों। मान लीजिए आदि मानव भी तो जंगल में रह रहा था ना, फिर एक समाज बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो सबसे पहला, आवश्यकताओं की पूर्ति, क्योंकि हम एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, चाहे तो फिर वो सामाजिक आवश्यकताएं हैं, चाहे फिर वो हमारे आर्थिक आवश्यकताएं हैं, सांस्कृतिक, धार्मिक, या फिर हमारी भोजन की आवश्यकताएं हैं, या फिर एक दूसरे पर अन्य माध्यम से किसी प्रकार की आवश्यकताएं हैं, चाहे फिर वो वैवाहिक संबंध स्थापित करने की आवश्यकताएं हैं, समझ में आ रहा है, चाहे फिर वो व्यापारिक संबंध स्थापित करने की हमारी परंपराएं हैं या फिर आवश्यकताएं हैं। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमको एक समाज की आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही सीमित संसाधन, हमारे संसाधन सीमित हैं लेकिन आवश्यकताएं असीमित हैं। जब तक हम एक समाज नहीं बनाएंगे तो उस समाज में नियंत्रित, यानी कि नियंत्रित एक अर्थव्यवस्था नहीं होगी या नियंत्रित एक सामाजिक व्यवस्था नहीं होगी जिससे एक दूसरे नियम से बंधे हुए हों। अगर नियम से बंधे हुए नहीं होंगे तो शक्तिशाली लोग क्या करेंगे, संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे, जबकि जो पिछड़ा हुआ तबका या कमजोर तबका है वो तो वंचित रह जाएगा। लेकिन समाज में तो एक दूसरे की सहयोग की बात करते हैं, एक दूसरे की विकास की बात करते हैं। तो समाज होने के लिए आवश्यक है, मतलब क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और ताकि सबका विकास हो सके, इसीलिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ी। जागरूकता की, समाज एक ऐसी इकाई है जो प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक बनाता है अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए। यह जागरूक बनाता है ताकि हम अपने अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ध्यान रखिएगा, जब हम एक देश दूसरे देश के साथ, एक समाज दूसरे समाज के साथ क्या करता है, जब आपसी व्यापार करता है, कृषि का उत्पादन करता है और इनमें अगर वो वृद्धि करना चाहता है तो फिर उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, समाज की, क्योंकि समाज कई सारे लोगों का क्या है, समूह है। और साथ में जब ये आपसी संबंध रखेंगे, चाहे व्यापारिक संबंध रखें, चाहे सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जब ये आपस में संबंध रखेंगे तभी तो समाज कहलाएगा। तो इसीलिए हमको आदि मानव के टाइम से लेकर क्या करना पड़ा, ये समाज की पूरी हमको आवश्यकता पड़ी। अब हम ये कह सकते हैं कि आखिर ये जो समाज होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो समाज की कई प्रकार की प्रकृति हो सकती है, वह बहुजातीय समाज भी हो सकता है। आपने देखा होगा समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की जातियां होती हैं, जैसे कि हमारे भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की जाति के लोग रहते हैं। तो क्या है, तो हो सकता है कि कोई समाज ऐसा भी हो जो जाति के आधार पर समाज बना हो। कभी कभी बहुभाषीय समाज भी होता है, कभी कभी समाज का गठन या समाज की पहचान भाषा के आधार पर भी की जाती है, और कभी कभी विविधता में एकता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा भारत है, क्योंकि भारत में अनेक संस्कृति, अनेक जाति, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत एकता है, यानी कि विभिन्नताओं का देश होते हुए भी हम सब भारतीय हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो पितृसत्तात्मक समाज, कभी कभी पितृसत्तात्मक समाज भी होता है, यानी कि ऐसा समाज जहां पर पुरुष प्रधानता पाई जाती है या फिर पुरुष को ही चलती है, महिलाओं को वहां पर स्थान थोड़ा सा कम मिलता है। इसके विपरीत अगर आप इसे देखोगे तो मातृसत्तात्मक, ऐसे ही मातृसत्तात्मक होती है। मातृसत्तात्मक समाज में हमारा माताओं को या महिलाओं को स्थिति अच्छी होती है, उनकी सबसे ज्यादा पावर मानी जाती है वहां पर। आगे अगर देखें तो परंपरावादी, कभी कभी हमारी रूढ़िवादी धारणाएं या ऐसी परंपराओं के आधार पर भी कई सारे समाज बने होते हैं। साथ ही हमारे आधुनिक समाज भी होते हैं जो आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित होते हैं। जैसे कि आप भी भारत के स्वरूप को देखोगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखोगे कि भारतीय समाज का कैसे आधुनिकीकरण होना प्रारंभ हुआ था। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आया है तो चलिए एक पॉइंट और देख लेते हैं हमारा, क्या कि आखिर ये भारतीय समाज का विकास लगातार कैसे होता हुआ आया है। आपको पता है, हमने कहा था कि देखिए अगर समाज की आप संरचना देखोगे तो प्रमुख रूप से जो हमको एक सभ्यता विकसित हुई या एक सभ्यता के रूप में जो देखा जाता है वह हमारा सिंधु घाटी को देखा जाता है भारत में। तो सिंधु घाटी से हम प्रारंभ करते हैं या वहीं से हम मानते हैं। तो सिंधु समाज कैसा था, यहां पर हमारे ये नगरीय समाज था, नगर था, यहां पर वैज्ञानिक तकनीक थी, यहां पर हमारा क्या था, समतावादी व्यक्ति रहते थे, यानी कि समानता थी।
व्यापार होता था, वर्ण व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन ये जटिल नहीं थी उस समय पर। श्रम का विभाजन था और कृषि आधारित समाज था। तो इस प्रकार से उस समाज में हमारा क्या है, इस तरीके की चीजें थी। तो पहला समाज हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के समय में देखने को मिला। लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे तो एक नया समाज और हमको देखने को मिला, वैदिक समाज। ये हमारा नगरीय समाज था सिंधु घाटी वाला, लेकिन वैदिक काल में जब आप जाओगे तो आपको मिलेगा हमारा ग्रामीण समाज। क्या मिलेगा? ग्रामीण समाज मिलेगा आपको। और ग्रामीण समाज में इस समय पर क्या था, सबसे प्रमुख पेशा हमारा क्या था, पशुपालन, जबकि यहां पर कृषि था और यहां पर लोहे की खोज हो गई थी, व्यापार होता था, वर्ण व्यवस्था यहां पर थी जो कि जटिल थी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। यहां पर कृषि भी मतलब पैदा होती थी और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, साथ ही जो सभाएं होती थी, समितियां होती थी, उनमें भाग लेने का अधिकार भी हमारा महिलाओं को तो था, है ना। ये हमारा क्या है, ग्रामीण समाज था, साथ ही कर्म कांडों में भी लिप्त था। या इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक तरीके से वैदिक समाज है, उस समय पे हमारा धर्म का बोलबाला ज्यादा था। इसलिए आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमारे समाज का धीरे धीरे भारतीय समाज का विकास हो रहा है। इसको अगर आप मौर्य काल में देखोगे तो मौर्य समाज अगर आप देखोगे तो मौर्य काल में विदेशियों के साथ बहुत व्यापार हुआ और विदेशी जब यहां पर आए या तो क्या होगा, जाहिर सी बात है विदेशों से जो संबंधित भाषाएं हैं या संस्कृतियां हैं वो भी हमारे यहां पर फैलेंगी। तो हमारा क्या हुआ, विदेशी संस्कृतियां भी यहां पर आई, इनका आगमन हुआ और जाति व्यवस्था बहुत अपने चरम सीमा पर यहां पर थी और प्रशासन भी अच्छे खासे मतलब प्रशासनिक एक इकाई डेवलप हो गई थी और दास प्रथा मौजूद थी। लेकिन महिलाओं की यहां पर बहुत ही कमजोर स्थिति मानी जाती है मौर्य समाज के अंदर। आगे आप देखोगे तो गुप्त काल में हमारा समाज का कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो ये कृषि आधारित समाज था। यहां पर एक व्यवस्था मतलब विकसित हुई जिसको सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। ऐसा मानिए कि राजा के पास क्या होता था, राजा के पास सारे अधिकार होते थे। राजा जितने भी हमारे अन्य अभिजात वर्ग था उनसे खुश होकर किसी एक व्यक्ति को क्या कर दिया, अपनी भूमि के किसी टुकड़े को दान कर दिया और वह उसका अधिकारी बन बैठा, वह सामंत। तो जो ये राजा ने भूमि का टुकड़ा दान दिया है इसको भूदान व्यवस्था कहा गया। और बाद में जब इस भूमि जिसको वो दान की गई थी वह उसका मालिक बन बैठा तो इसी को कहा गया हमारा सामंतवादी व्यवस्था, कि राजाओं के द्वारा भूमि को दान दिया गया और ऐसे नए नए सामंत हमारे उभरने लगे। तो स्पष्टता यहां पर मौजूद थी। सती प्रथा आपको देखने को मिलेगी। सती प्रथा बड़ी भयानक एक प्रथा थी कि जब पति मर जाता था तो पति के साथ साथ पत्नी को भी या तो जला दिया जाता था या दफना दिया जाता था। और आप सोचिए उसकी क्या पीड़ा रहती होगी। तो ऐसी व्यवस्था भी हमारे यहां पर मौजूद थी, जाति व्यवस्था थी। और इन्हीं के टाइम में हमारा क्या आक्रमण हुए, विदेशियों के आक्रमण हुए और अन्य धर्मों का आगमन, जैसे कि इस्लाम धर्म इसी के बाद हमारा आया। इसीलिए हमारा जब मुगलों ने, तुर्कियों ने, ईरानियों ने, अरबियों ने जब भारत पर आक्रमण किए तो हमारा विकसित हुआ हमारा क्या, मुस्लिम समाज। जब हमारा यहां पर मुगल सत्ता कायम हुई तो यहां पर क्या नया धर्म आया, नई भाषा, उर्दू, फारसी, अरबी, ऐसी भाषाओं का विकास हुआ। साथ ही चित्रकला, स्थापत्य कला और हमारी नई नई संस्कृतियां आपको देखने को मिली। तो इस तरीके से हमारे भारतीय समाज में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नई नई संस्कृतियों का समावेशन या नए नए तत्वों का समावेशन होता चला जा रहा है। आगे अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश काल आया, बाद में हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन भी हुआ है, यानी कि अंग्रेजों ने भी हुकूमत की है। तो अंग्रेजों की जो संस्कृतियां हैं, उनके जो समाज की विशेष तत्व हैं, उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर देखने को मिलता है। जैसे उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, अंग्रेजी भाषा, साथ ही आपको डच हो गई, स्पेनिश हो गई, ऐसी भाषाओं का प्रभाव आज भी आपको देखने को मिलता होगा। वैज्ञानिकवाद भी यही हमारे समाज में लेकर आए और साथ में एकल परिवार। हमारे यहाँ पर तो सामूहिक परिवार रहते थे, लेकिन एकल परिवार की व्यवस्था हमारे ये ब्रिटिश वाले हमारे लेकर आए। साथ में इनके अच्छे काम, लोकतंत्र और गणतंत्र जैसी अवधारणाएं हमारे समाज में कहीं ना कहीं छिपी हुई थी। राजतंत्र था, लेकिन ब्रिटिश शासन के आने के बाद में हमारे यहाँ पर क्या डेवलप होने लगा, मतलब जब ब्रिटिश सत्ता यहाँ से चली गई तो हमने भी लोकतंत्र और गणतंत्र के महत्व को समझा और हमने भी हमारे समाज में लोकतंत्र और गणतंत्र विकसित किया। इस तरीके से हमारे भारतीय समाज का अर्थ, भारतीय समाज मतलब किसी को समाज कहने के आधार, मतलब समाज का अर्थ, इसके आधार और आपका समाज की आवश्यकता हमें क्यों होती है और समाज की प्रकृति या समाज कितने प्रकार का हो सकता है और समाज का हमारा विकास कैसे कैसे हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।